Hello student, welcome to my YouTube channel English and Commerce Pathshala. As you know that English is the second language in India and it is taught by various schools and in all the boards. English is made as a common language in every university and schools. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंग्लिश ठीक है, हम एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंग्लिश को सीखने के लिए आपको बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती है, बड़ी दिक्कतें उठाना पड़ती है, क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज है एंड वी आर नॉट द नेटिव इंग्लिश स्पीकर। हम नेटिव नहीं है इंग्लिश के एंड देयरफॉर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उस सॉल्यूशन के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि एटलीस्ट मैं आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर दूं, सो दैट आप करेक्ट पाथ पर जाकर जो है वो अप्रोच कर सकें इसको लर्न करने की। एज हिंदी स्पीकर, जैसे कि मैं हिंदी स्पीकर हूं और हिंदी भाषी हूं, तो मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदी कैसे बोलूं और किस तरह से अपने जो भाव है उनको एक्सप्रेस करूं, अपने आइडियाज को दूसरों को मैं समझाऊं। बट यहाँ पर एज ए इंग्लिश स्पीकर मुझे समझना पड़ता है कि यार कौन सा वर्ड मैं यूज करूं, कई बार मैं फंस जाता हूं और ऐसा ही सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ और ओवरऑल सबके साथ ऐसे ही होता है जब हम इंग्लिश सीखते हैं। अब मैं आपको एक गलत फहमी जो हम अक्सर पाल के रखते हैं, मैं आपकी वो दूर कर देता हूं। जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं दैट इज इंग्लिश। इस इंग्लिश को समझने के लिए आपको दो तरीके से आप समझ सकते हो। पहला जो चीज होती है, हम इसको इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर की स्टडी यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रामर स्टडी। एंड ग्रामर की स्टडी यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। जैसे जनरली हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जो होता है उसके हम सेंटेंस कहते हैं एंड सेंटेंस मस्ट बी हैव इट्स ओन सेंस। कुछ कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कुछ अर्थ उसका निकलेगा, कुछ भाव अगर निकलेगा देन ओनली वो एक अच्छा सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं हो सकता, वो तो एक वर्ड्स का ग्रुप रहेगा जिसका कोई सेंस नहीं रहता है। इस चीज की जब आप स्टडी करोगे तो आपको ग्रामर में जाना पड़ेगा एंड ग्रामर में जाना पड़ेगा इसका मतलब है कि यू नीड टू स्टडी वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश। आपको इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखना पड़ेंगे और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कहीं ना कहीं इतना मिक्सचर हो जाते हैं माइंड में कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप उनको यानी कि रिटेन नहीं कर पाते हो माइंड में, और इसलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो कॉमन हो जाती है। पर्पस क्या है आपका, डिसाइड आपको ये करना होगा और तब आप देखिए कि आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके बाद ही आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुझे मार्केट जाना है और मैं मार्केट में किस पर्पस से जा रहा हूं, दो तरीके होते हैं, दो कारण हो सकते हैं। या तो मैं मार्केट में जस्ट यूं ही थोड़ा सा घूमने के लिए, अपने आप का माइंड फ्रेश करने के लिए, नई नई चीजें देखूं मैं इसलिए जा सकता हूं, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ नए आइटम्स खरीदने जा रहा हूं तो मुझे उस प्रिपरेशन से आगे बढ़ना है। सपोज मैं जस्ट घूमने जा रहा हूं, अपनी बाइक उठाई, चाबी लगाई और स्टार्ट किया और मैं मार्केट में पहुंच जाऊंगा। एंड द सेकंड थिंग कि अगर मुझे मार्केट से कुछ लेके आना है तो मुझे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या लेके आना है और जो भी मैं लेके आ रहा हूं उस आइटम की साइज क्या होगी, तो उसके लिए मुझे कितने अमाउंट का आएगा, एक तो ये देखना होगा। तो उसके हिसाब से मुझे तैयारी करके लेके जाना पड़ेगा कि मेरे अकाउंट में उतने पैसे है या नहीं, मेरे पास कैश उतना है कि नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है बैग वगैरह, थैला वगैरह जिसमें मैं उसको लेके आ सकूं। मैं बाइक से जाऊं या रिक्शा से जाऊं या फिर कोई लोडिंग व्हीकल में लेके जाऊं, आपको वो पर्पस डिसाइड करना पड़ता है। वैसे ही जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए या कोई अदर लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो आपके दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो आपका पर्पस हो सकता है कि आपको चाहिए कि आपका स्पोकन अच्छा हो, यानी कि आपका पर्टिकुलर कम्युनिकेशन पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छा हो। एक तो इस चीज इसलिए भी आप सीख सकते हैं, और दूसरा ये हो कि आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। राइटिंग स्किल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ यू नो अबाउट फ्रांसिस बेकन, जिसके बारे में जो कि हम मानते हैं क्या उसके बारे में, फ्रांसिस बेकन के बारे में जाना जाता है, माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में कि ये मॉडर्न इंग्लिश एसे का जनक कहा जाता है या फादर हम कह सकते हैं, फ्रांसिस बेकन। इन फ्रांसिस बेकन का अगर मैं आपको बताऊं तो एक एसे है, कभी आपको टाइम मिले तो आप पढ़ना, जिसको बोलते हैं ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज को आप पढ़ना, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज में उसने कहा है कि रीडिंग मेक्स मैन फुल, यानी कि जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है वो कई सारी इंफॉर्मेशन से भर जाता है। सेकंड वो कहता है राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लिखते हैं तो आपको वेरियस एस्पेक्ट्स पर फोकस करना पड़ता है, लाइक पंक्चुएशन जिसको हम बोलते हैं कि फुल स्टॉप कहां लगाना है, कॉमा कहां लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है,
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है या फिर क्वेश्चन मार्क है या फिर कॉलन है या फिर सेमी कॉलन है, इन सारे पंक्चुएशंस का आपको स्पेशली फोकस करना होगा। उसके ऊपर आपको ये भी फोकस करना होगा कि कौन सा लेटर कब कैपिटल आता है और कब स्मॉल आता है, ये भी आपको फोकस करना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग आपको ये भी फोकस करना होगा कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, आपको समझ में आए, लोगों को पढ़कर इतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे कई सारे वेरियस एस्पेक्ट्स पर आपको फोकस करना पड़ता है। एज कंपेयर टू राइटिंग, स्पोकन की अगर हम बात कर ले तो स्पोकन में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं होता है, सिर्फ एक छोटा पोज होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है। यू हैव टू यूज फ्रीक्वेंट वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ सिस्टमेटिक वे, सो दैट द लिसनर कैन और द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, समझ पाए आपकी फीलिंग्स को, आपको एक्सप्लेन करना रहता है। आपको पता होगा जब हम बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर वे में आप बोलते रहते हैं, लेकिन वो थॉट्स, वो आइडियाज जो है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की देन होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीजें उलझ अगर जाती है, कोई ऐसी चीज आपको सडनली याद आ जाती है, जब आप कॉन्शियस माइंड से बोलते रहते हो तो सबकॉन्शियस माइंड भी जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपका सपोर्ट करता है। लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग जरूरी ही होती है। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, आपके अंदर वर्ड्स नहीं आएंगे। तो स्पोकन में हम ज्यादातर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, ग्रामर पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इट्स इजी टू स्पीक, जिस तरह से एक छोटा बच्चा बिना स्कूल जाए हिंदी बोलना सीख जाता है, यू कैन ऑल्सो एक्वायर द लैंग्वेज फ्रॉम योर एटमोस्फियर। तो इसके लिए एटमोस्फियर की जरूरत पड़ती है, आपके साथ में आप उस तरह से आप कर सकते हो। बहुत सारे तो तरीके हैं, वो हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। जब हम ग्रामर की, सपोज आप राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप बोलते हैं नहीं सर हमारे स्पोकन के साथ साथ थोड़ा सा राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वेल एंड गुड, हम कई सारी एग्जाम को अपियर करते हैं, कई सारी एग्जाम में हम बैठते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा हो जाए, तो हम दोनों चीज को लेकर इस तरह से चलेंगे कि आपका राइटिंग के साथ साथ स्पोकन भी स्ट्रांग हो। क्योंकि स्पोकन को हम अवॉइड नहीं कर सकते आज की डेट में। अगर आपको 5-6 हजार रुपए की जॉब भी चाहिए तो यू मस्ट बी गुड एट स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज इन ईच और इन एवरी थर्ड ऑफिस, अगर हम देखें तो जो बड़े जगह हैं थोड़ी सी भी, वहां पर अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको स्पोकन इंग्लिश आना ही चाहिए। अब जहां पर हम ग्रामर का या स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, हम इसको एक चीज और के नाम से हम बुला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। आपको पता होगा एक मैकेनिक के लिए जरूरी होता है कि एक इंजन को देखना, और इंजन का मैकेनिज्म जब तक उसको पता नहीं होगा, एक गाड़ी मैकेनिक को, एक व्हीकल मैकेनिक को, तब तक वो उस व्हीकल को ठीक नहीं कर सकता, उसको रिपेयर नहीं कर सकता है। और अगर वो रिपेयर नहीं कर पाएगा तो वो अच्छा मैकेनिक नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। और ये मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट कहां पर आपको असाइन करना है या कहां पर उसको आपको अटैच करना है, एंड देन ओनली वो अच्छी तरीके से काम करे, स्मूथली काम करे और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो वो मैकेनिज्म को सीखने का जो तरीका होता है, इंग्लिश में उसको सिंटैक्स कहते हैं, और इसको अलग अलग नाम से भी आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से भी जानते हैं आप, या फिर हम इसको बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। कई सारे तरीकों से आप जानते हैं। तो ये तो एक छोटी चीज है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट की, किस तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री होगी या नहीं। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका किस तरह से हम रीजनली यूज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन राइट अ गुड राइटिंग पीस। चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप लेटर लिख रहे हो, या किसी से आप बोल रहे हो, उसमें भी आपको बहुत यूज करना पड़ता है। दूसरी एक और कंफ्यूजन जो स्पोकन के समय आपको फेस करना पड़ेगी, वो एक और चीज है। कई बार हमारे साथ होता है कि हम अपने पर्टिकुलर एरिया में, हम अपने पर्टिकुलर ऑफिस में जहां पर हम बात करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि आप जो है वो एक सीए के साथ काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग इंग्लिश एज स्पोकन लैंग्वेज ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स। अब वहां पर अगर आप बोले और सडनली आप जो है एक अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं और उसके ऑफिस में अगर आप जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जब आप इसके ऑफिस में पहुंचोगे, यू विल फाइंड डिफिकल्टी टू कन्वे योर मैसेज टू देम। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग ही बोल रहे हैं और मैं कुछ अलग ही बोलता हूं, अगर मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। डोंट बी डिमोटिवेटेड, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहां पर जो वोकैबुलरी यूज की जा रही है, वो वोकैबुलरी है रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंट, यानी कि अकाउंट से रिलेटेड वोकैबुलरी है। सेंटेंस फॉर्मेशन उसी तरह का हो रहा है, लोग वैसे ही आ रहे हैं जो कि पर्टिकुलर
सेक्टर में अपना नॉलेज रखते हैं, और यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले ऑफिस में एक अलग तरह की डिफरेंट तरह की आपको वोकेबुलरी मिलेगी, और वहां पर आपको फैमिलियर होने के लिए यू हैव टू स्पेंड सर्टेन टाइम विथ देम, उनके साथ कुछ निश्चित समय आपको बिताना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा ये पता चलेगा कि किस तरह से हम बोलेंगे। सपोज दैट अगर आप डॉक्टर्स के बीच में हैं तो डेफिनेटली कुछ सेंटेंसेस आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ चीजें, कुछ वोकेबुलरी आपको समझ में नहीं आएगी। अरे भाई वो कैसे आएगी, अगर उन्होंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, कोई सर्जन है या कुछ भी किया है उन्होंने, तो वहां से रिलेटेड वोकेबुलरी, कुछ मेडिसिन के नेम है जो कि आपने कभी सुने ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी पढ़े ही नहीं, आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे ही नहीं है, तो आपको कैसे आएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि आप कभी भी किसी दूसरे सेक्टर के व्यक्ति से जब बात करो तो बी केयरफुल, आपको वहां पर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पर जब आप थोड़ा टाइम बिताएंगे, सारी चीजें होगी, और आपको सपोज 5-7 साल से आप स्पोकन कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, देन यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ हर्डल लाइक दिस। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने की, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी। धीरे धीरे आप उसको एक्वायर कर लोगे एटमॉस्फेयर से। एक्विजिशन होना जरूरी है, तब तक आपकी स्पोकन नहीं हो सकती है। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि हम मैकेनिज्म को समझने के लिए कि कौन सा पार्ट, सपोज दैट कि ये मेरे पास है, ये आप देख रहे हैं एक डस्टर है जिससे कि मैं इसको साफ करता हूं, और ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा स्पेक्टेकल है, ये मेरा माइक है। आप इन सब चीजों को देख रहे हो। सपोज दैट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, और फर्स्ट टाइम देखने के बाद मुझे पता चला कि यार ये चीज क्या है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि यार व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है और इसके यूजेस क्या है। अब मैं डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकता हूं, डायरेक्टली मैं इसका कैसे भी यूज कर सकता हूं। सपोज दैट मेरे सामने कोई आता है, उसको सर पे मार दूं मैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए आर्म इसको मैं यूज कर सकता हूं, हथियार के तौर पे इसको यूज कर सकता हूं। सपोज करिए मुझे एक कील यहाँ पे दीवार में गाड़ना है, तो मैं उसके ऊपर मारकर इसका यूज कर सकता हूँ। हार्ड है भैया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन इसका रियल यूज मुझे तब पता चलेगा जब मुझे इसका नाम पता होगा और इसके यूजेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन होगी, तभी मैं कर पाऊंगा। ये स्पेक्टेकल क्या है, इसका यूज मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूं। ये मार्कर का यूज क्या है, इस मार्कर का यूज मुझे तब पता चलेगा जब इसके बारे में मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन होगी, जब मुझे पता होगा कि दैट इज ए मार्कर, ये मार्कर है, और हाउ टू यूज इट, ये बोर्ड है, और हाउ टू यूज इट, ये अगर मुझे पता होगा देन ओनली मैं इसका यूज प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा। वैसे ही जो इंग्लिश का मैकेनिज्म है या स्ट्रक्चर है, तो उसके पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक इन पार्ट्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, उन पार्ट्स का आप यूज कैसे करोगे ये आपको पता नहीं चलेगा। एज यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश में होती है। अब कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बात कर रहे हो, ये तो जो है जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का मैटर है, इसको हम क्यों पढ़ें। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये वो चीज है जो कि एक नींव है, जिसके कि हम क्या बोल सकते हैं, नींव बोल सकते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की, और इनके बिना आपका काम पूरा अधूरा रहेगा। आप एक अच्छे मैकेनिक नहीं बन सकते हैं। ये उसी तरह का काम हो जाएगा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको बोला जाए कि यू आर वेल क्वालिफाइड, सो जस्ट इंजेक्ट समबडी, कि उसको इंजेक्ट करिए। आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इतने पढ़े लिखे हैं। ये अगर सवाल आता है सामने तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप इंजेक्शन लगाने के बारे में, किसी को इंजेक्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कहीं उल्टा सीधा लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान देना, और जब तक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको ठीक से पता नहीं है, तब तक ना तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता चलेगा, ना ही सिंटैक्स क्या होती है उसका पता चलेगा। चलिए, ये तो हुआ फर्स्ट चीज जो कि हमें ध्यान देना है, जो कि हम करेंगे। द सेकंड थिंग, अब बात ये आती है कि भैया हमने सीख लिया है कि किस तरह से सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाता है, किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जाता है, हमने सभी अच्छे से सीख लिया। बट वन मोर थिंग जो कि हम मिस नहीं कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स जो होता है वो क्या होता है ये भी बता देता हूं। ये सेमेंटिक्स है, और सेमेंटिक्स जो है वो किसे कहते हैं ये मैं बता देता हूं। सेमेंटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी ऑफ मीनिंग कैसे होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग कैसे करना रहता है। आपको पता है कि ड्राइव ये एक वर्ब है, ठीक है। ही आपको पता है एक प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट के तरह यूज करते हैं, ही, और इसका हम ही ड्राइव्स ए बाइसिकल, ही ड्राइव्स ए बाइसिकल। अगर हम सिंथेटिकली देखें, यानी कि सिंटैक्स के तौर पर देखें, स्ट्रक्चर के तौर पर देखें, तो बिल्कुल सही हो रहा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
एंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इसको सिंथेटिकली सेमेंटिकली देखें, यानी कि हम सेमेंटिक्स की तरफ से स्टडी ऑफ मीनिंग को देखें, तो ड्राइव जो वर्ड है वो कार, बस, ट्रक इनके लिए यूज किया जाता है, ना कि साइकिल के लिए। साइकिल के लिए यूज जो किया जाता है वो राइडिंग वर्ड यूज कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये वर्ड आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। तो मीनिंग के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और आप इस तरह से यूज करना ही नहीं है, अदरवाइज आप दूसरों के सामने बेवकूफ बन जाओगे और वो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप इंग्लिश बोलना बंद कर दोगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो टांग खींचने वाली बात हो गई। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको करना है, स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होगी, डोंट वरी। हम क्या, ये कहावत है हमारे इंडिया में कि भैया इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, और इंसान को जला दिया, गलतियां खत्म, मतलब इंसान नहीं तो गलतियां नहीं। कोई बात नहीं, गलतियां करिए, मिस्टेक्स करिए, मिस्टेक्स आपको लर्न करवाएगी, आपको सिखाएगी, और बिना मिस्टेक के आप कभी सीख ही नहीं सकते। एक और कहावत है, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, कई बार सुनी होगी आपने। दूसरी जो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो अपना काम करती है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से अपना काम करेगी और किस तरह से इनको हम यूज करेंगे। अगर आपने ये सीख लिया, मैं आपको बता देता हूं कि चाहे आप स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जा रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपका बहुत रोल प्ले करती है इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपने इनको एक बार देख लिया, मैं श्योर कहता हूं कि कम से कम 5 नंबर आप हर एग्जाम में स्कोर करोगे। अगर आप स्पोकन चाहते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होगा कि आप स्पोकन इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। एंड डोंट वरी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इस तरह से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से मैं आपको इसको टीच करूंगा, इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू विल नेवर एवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ट्रस्ट होगा इन चीजों पर कि मैं आपको करा के दिखा सकता हूं। एंड डेफिनेटली इफ यू विल फॉलो मी एंड देन ओनली आई कैन गिव यू एविडेंस, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप फॉलो करते हैं, आप देखते हैं, आपको अच्छा लगा, कम्युनिकेशन अच्छा लगा, चीजें समझ में आ रही है और कोई फीडबैक है, तो ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सो दैट उनको भी थोड़ा सा फायदा इसका मिल जाए, बेनिफिट आपको सबको मिल जाए। हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ संभव है, अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।